हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग द अरब एंड तुर्किश इन्वेशन नामक लेसन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अरब एंड तुर्किश इन्वेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इस्लाम हैज़ बीन रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इस्लाम धर्म ग्रोथ, वृद्धि और उदय की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना माना जाता है संसार के इतिहास का। और इस्लाम के जो फाउंडर रहे हैं वह रहे हैं मोहम्मद पैगंबर, जिनका शासनकाल रहा है 570 एडी से लेकर 632 एडी तक। और इस्लाम जो है अरब के रेगिस्तान में इसकी वृद्धि हुई। और राजनीतिक दृष्टि से इस्लाम धर्म को मजबूत करने वाले सऊदी अरब वाले थे, और पर्शियन ने इसे स्ट्रेंथन दिया, और तुर्क ने इसको वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ाने का काम किया। तो आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड मुल्तान। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंडिया और अरब के बीच में जो कमर्शियल कॉन्टैक्ट थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, वो बहुत पुराने समय से चलते आ रहा था। पांड्या और चोला डायनेस्टी में भी अरब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के बारे में जिक्र मिलता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वेर मेनी कॉजेज फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। जो अरब ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया, उस वक्त इंडिया के अंदर में सिंध आता था। आज के मॉडर्न टाइम में सिंध जो है वो पाकिस्तान में आता है। तो अरब ने जो आक्रमण किया सिंध के ऊपर, उसके बहुत सारे रीज़न थे। एक रीज़न तो यह था कि बंदरगाह के हिसाब से जो सिंध था वह बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा मायने रखता था। इसकी वजह से अरब ने आक्रमण किया। और इसके अलावा यह लोग इसे धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से अपनी वृद्धि भी करना चाहते थे। और यह भी एक दूसरा कारण रहा है। और तीसरा कारण यह रहा कि जब अरब वाले व्यापार करने जाते थे सिंध की ओर, तो यह व्यापार करने के बाद जब वापस लौटते थे तो इनको डकैतों के द्वारा लूट लिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो इन तीन कारणों की वजह से अरब लोगों ने क्या किया, सिंध के ऊपर आक्रमण किया। सिंध के ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया वह थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने अपने टुकड़ी के साथ में या फिर सेना के साथ में इसके ऊपर आक्रमण किया। और इसको इजाज़त मिला था इराक़ के गवर्नर से, जो था अल हिजाज। और इराक़ के जो पैगंबर थे कैलिफ वालिद, इन्होंने आदेश दिया था आक्रमण करने के लिए। और जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, सिंध को कॉन्कर करता है, उसे जीतता है। और यह क्या करता है, जो सिंध के राजा होते हैं दाहिर, इन्हें हराता है बैटल ऑफ रिवार में, और पूरे सिंध को कैप्चर कर लेता है। और इसके अलावा यह कैप्चर करता है मुल्तान को। उस समय में मुल्तान बहुत ही ज़्यादा धनी राज्य था। मुल्तान जो है इसे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था। यहाँ पे ये लोगों ने इसे जीतने के बाद इसको बहुत बुरी तरह से लूटा। और यहाँ पे लोग ने बहुत बड़ी मात्रा में सोने को प्राप्त किया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान को जीतने के बाद इसको बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में से डिवाइड किया। और हर एक डिस्ट्रिक्ट पे हेड बना दिया किसे, अरब मिलिट्री ऑफिसर को। और उसके नीचे जो छोटे पद थे वह लोकल हिंदू ऑफिसर को दे दिए। और इसके अलावा वहाँ पे जो हिंदू लोग थे या फिर नॉन मुस्लिम्स लोग थे, उन लोग के ऊपर इन लोग क्या कर दिया, जिजिया कर थोप दिया। अब यहाँ पे बताया गया है एंड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम था, यह एक हिसाब से अल हिजाज का कमांडर होने के साथ साथ ये अल हिजाज का दामाद भी था। लेकिन क्या होता है, जब इसे आदेश मिला होता है तो उस वक्त जो पैगंबर होते हैं वह कैलिफ वालिद होते हैं। उसके बाद पैगंबर जो बनते हैं उनका नाम होता है कैलिफ सुलेमान। कैलिफ सुलेमान जो होते हैं, इनका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टशन या फिर 36 का आंकड़ा होता है। अलीजाज के साथ में बहुत ही बड़ी रंजिश या दुश्मनी होती है इनके साथ में, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अलीजाज को पहले गवर्नर के पद से हटाते हैं। और उसके बाद जो उनका दामाद होता है मोहम्मद बिन कासिम, इसको क्या करते हैं, इसको मेसोपोटामिया के जेल में डाल देते हैं। और इसको तब तक टॉर्चर करते हैं जब तक ये मर नहीं जाता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सिंध और मुल्तान जो है यह कैलिफ पैगंबर के अंडर में रहा अगले 150 सालों तक। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, यह पावर डिक्लाइन हो गया। यहाँ पर आपको सिंध और मुल्तान का इमेज दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान में कहाँ पर है। देखिए सिंध जो है ये अरब सागर के अरब सागर में एक पोर्ट के हिसाब से है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था, एक रीज़न हो जाता था अरब का इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट। अरब का जो आक्रमण हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अरब का जब सिंध के ऊपर आक्रमण होता है तो उससे क्या होता है, सिंध और मुल्तान भी जीत लेने के कारण इंडिया के ऊपर आक्रमण करने का एक रास्ता उनको खुल जाता है। अरब लोगों ने जब इंडिया को जीता, इंडिया के कुछ भागों को जीता, तो वहाँ से वो लोग ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी। जैसे कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कैसे किया जाता है ये जाना, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाना, नक्षत्रों और खगोल शास्त्र, आकाश के जो तारे हैं, सूर्य, इन सब के बारे में जाना, म्यूज़िक के बारे में जाना, पेंटिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर। और उसके अलावा इंडियन की जो फिलोसॉफी, जो दार्शनिक शास्त्र है, और साथ ही साथ न्यूमरल्स,
जो गणित के अंक है, संख्याओं, एस्ट्रोनॉमी, इन सब के बारे में इन्होंने जाना और इन सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया, संस्कृत को अरब में अनुवाद करने के बाद इन सब चीज़ों को उन्होंने यूरोप में भी बहुत जगहों पर फैलवाया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कासिम एंड हिज डिफेंस फोर्स। जो मोहम्मद बिन कासिम था, जब ये लड़ाई करने गया था तो इसके साथ में देखिए कितनी सारी सेनाएं गई थी, 25,000 पैदल सेनाएं गई थी। इसके अलावा घुड़सवार जो थे वे 6,000 थे। कैमल के ऊपर बैठकर 9,000 लोग बैठ कर गए थे, 9,000 योद्धा लोग। और उसके अलावा तोपखाना जो था उसके साथ में 2,000 लोग थे और उसके साथ साथ में 5 कैटापल्ट्स भी गया था। 5 कैटापल्ट्स क्या था, उस समय का तोपखाना हुआ करता था। तोपखाना देखिए कैसा था, ये रहा कैटापल्ट्स। इसमें क्या करते थे, जो गोला बारूद था रख देते थे और इसे छोड़ देते थे। ये क्या करता था, जो सामने टुकड़ी जो सेना लड़ रही होती थी उसमें यहाँ वो लोग छोड़ते थे बहुत दूरी से और वो क्या करता था, सेना की टुकड़ी के ऊपर जाके गिरता था। तो ये उस समय का तोपखाना दिग्विजय रहता था, जिसको कैटापल्ट्स कहा जाता है। और इसके अलावा भी तीरंदाज भी इनके साथ में रहते थे, जिनको एडवांस्ड गार्ड्स भी कहा जाता था। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है तुर्किश इन्वेशन, द एक्सपेंशन ऑफ तुर्क्स इनटू इंडिया। तुर्क का कैसे एक्सपेंशन होता है इंडिया के अंदर। तुर्क का क्या होता है, कालिफ ऑफ बगदाद, जो बगदाद के पैगंबर होते हैं उनका आदेश मिलता है 8 से 9 सेंचुरी में, जिसके कारण क्या होते हैं, वह अरब से भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और वह क्या करते हैं, अपने कार्य को समाप्त करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सिंध और मुल्तान के द्वारा इंडिया के अंदर इंटर करते हैं। इसके बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सिंध के ऊपर आक्रमण हुआ था अरब का, उसके बाद जो सिंध के राजा दाहिर मारे जाते हैं, उनके मरने के बाद जो वहाँ की औरतें होती हैं, जो मुख्य होती हैं रानी बाई, जो राजा दाहिर की वाइफ होती हैं, इनके ऊपर भी आक्रमणकारी दौड़ते हैं। लेकिन ये क्या करती हैं, बाकी सब औरतों के साथ में यह आग में कूद जाती हैं, जौहर परफॉर्म कर लेती हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे लिखा है भारत का प्रभाव इराक इस्लाम धर्म के ऊपर या फिर अरब देश के ऊपर या फिर जो वहाँ के बगल में कॉन्क्वेस्ट और एनेक्सेशन करके इस्लाम धर्म में पूरा शासन अपना फैला लिया था, उसके ऊपर भारत के लोगों का क्या प्रभाव था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रह्म सिद्धांता नाम की एक संस्कृत बुक थी, जिसको ब्रह्मगुप्ता ने क्या किया था, अरब में ट्रांसलेट किया था, अरबिक भाषा में इसे ट्रांसलेट किया था। और इसके अलावा इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम था भाला, मनका और सिंदबाद, यह सब भी वहाँ पर अरब भाषा में जो किताब लिखी हुई है उसमें उनका मेंशन किया हुआ, लिखित किया गया है उन लोग को। और उसके अलावा धना नाम के एक बहुत ही बड़े चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, जिनको औषध का ज्ञान था, उनको बगदाद के हॉस्पिटल में एक मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से अपॉइंट किया गया था। और उसके अलावा मनका नाम के एक बहुत ही बड़े शल्य चिकित्सक थे, जो ऑपरेशन करते थे, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक रोग को क्योर किया था, जो पैगंबर को हुआ था, उस जिनका नाम था हारून अल रशीद, तो इनको क्योर किया था। तो ये सब इंडिया के बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं इन लोग के ऊपर। और इसके बाद आते हैं हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गजनी जो था, इसके आगे जो गजनी लगा है, ये गजनी नाम की एक जगह है जो अफगानिस्तान में आता है। गजनी के जो रूलर होते हैं, जिनका नाम होता है सबुक्तगीन, यह जो है गजनी के रूलर होते हैं। और इनके बाद इस गद्दी को सक्सीड करते हैं इस्माइल को, लेकिन ज़बरदस्ती गद्दी से उतार जाता है 998 एडी में इनके भाई के द्वारा, जिनका नाम होता है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो है 1000 एडी में आक्रमण करते हैं इंडिया के ऊपर, और यह फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर या फिर फर्स्ट तुर्किश हमलावर होते हैं जो इंडिया के ऊपर आक्रमण करते हैं। महमूद गजनी जो हैं, यह जयपाला को डिफीट करते हैं। देखिए जयपाला जो है ये हिंदू शाही डायनेस्टी के होते हैं और इनका जो टेरिटरी होता है वो खैबर पास के पास होता है। जो खैबर पास है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाउंड्री इस वक्त बॉर्डर पे आता है। देखिए जयपाला जो है, जयपाला के साथ में महमूद गजनी के बहुत सारे युद्ध हुए रहते हैं, लेकिन जयपाला का जो शासन रहा है उसमें जो उनकी सेना रही है धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। और महमूद गजनी के साथ में जो आक्रमणकारी होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो पूरा तुर्किश एम्पायर को साथ में एक एक धीरे धीरे लाते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जयपाला धीरे धीरे छिड़ जाता है और बाद में वह हार जाता है, जिसकी वजह से खैबर पास का रास्ता खुल जाता है इंडिया में एंटर करने के लिए महमूद गजनी के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फतेह दाऊद जो मुल्तान के थे, इनको भी ये क्या करता है, पूरी तरह से क्रश करता है। अंद्रपाला जो नागरकोट नेपाल में आता है, उसे भी ये मारता है। और इसके अलावा ये चंदेलास जो बुंदेलखंड के थे, मथुरा के रूलर, कन्नौज के रूलर, ग्वालियर के रूलर, इनको एक एक करके क्या करता है, हराता है और इनके पूरे टेरिटरी को लूट के अपने साथ जितने भी सारे उसके धन होते हैं उन्हें अपने साथ लेके जाता है। महमूद का जो सबसे इम्पोर्टेंट अभियान रहा है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट लूटपाट रही है, वह कठियावाड़ के सोमनाथ टेम्पल की रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये कठियावाड़ के ऊपर आक्रमण करने जाता है तो कठियावाड़ के जो राजा होते हैं, राजा भीम, ये क्या करते हैं, पहले ही भाग जाते हैं उस जगह को छोड़कर, जिसके कारण वह बहुत आसानी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट करता है, बहुत ज़्यादा सोमनाथ टेम्पल को तोड़फाड़ बुरी तरह से क्रश कर देता है।
और वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में धन लेके जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से जो धन वो लेके गया था वह करीब करीब 20 लाख दिनार का था। 20 लाख दिनार बोले तो आज के समय पे 400 करोड़ रुपए की संपत्ति होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टिमेट ऑफ मोहम्मद गजनी। यहाँ पे मोहम्मद गजनी जो है यह बहुत ही ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर्स रहा एशिया का। यह जो है, लेकिन यह आर्ट के प्रति बहुत ज़्यादा पैट्रन संरक्षक रहा। इसलिए इसने अपने समय में फिरदौसी और अलबरूनी नाम के दो स्कॉलर्स को जगह दी थी, पनाह दी थी। सर हेनरी एलियोट ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया है कि महमूद गजनी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। जिसमें लिखा गया है कि वह हर बार जितनी बार भी आक्रमण करता था अपने साथ में बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, असीमित धन अपने साथ में लूट के ले जाता था और गजनी में उसे रखता था। यहाँ पे लिखा है गजनी रूल। गजनी जो है उसका एंड कैसे हुआ। मोहम्मद के जो सक्सेसर थे, मोहम्मद गजनी के जो सक्सेसर थे वह क्या थे, वीक थे, जिसके कारण अलाउद्दीन हुसैन जो गौरी का था, गौरी भी अफगानिस्तान में है, गौर, उसे गौर कहते हैं, जो गंधार के पास में आता है। तो गौर के राजा होते हैं अलाउद्दीन हुसैन। तो वह क्या करते हैं, वह आक्रमण कर देते हैं गजनी के ऊपर और वहाँ पे जितना भी धन रखा होता है उसको लूट लेता है और पूरी तरह से गजनी को जला देता है। और 1186 एडी में जो गजनी का पावर है वो डिक्लाइन हो जाता है और वहाँ से गौरी क्या होता है, गौरी रोज अप होता है। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी जो है वह तीसरा इंपॉर्टेंट मुस्लिम इन्वेडर रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, जिसने आक्रमण किया था और यह गौरी का रूलर होता है। यह जो है गजनी और हेरात के बीच में एक जगह है जो जिसका नाम है गौरी, वहाँ से ये बिलोंग करता था, जिसके कारण इसका नाम था महमूद गौरी। इसके इन्वेशन के बारे में बात करें तो यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और इसने अपना अटैक स्टार्ट किया 1176 एडी में इंडिया के ऊपर। इसने मुल्तान और उच्च भी पंजाब पाकिस्तान में आता है, इन सब चीज़ों को इसने क्या किया, कैप्चर किया। 1182 एडी में इसने क्या किया, लोअर सिंध के पार्ट को भी कैप्चर किया। 1185 एडी में इसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया और सियालकोट जो पंजाब में है इन सब जगहों को उसने लूटपाट की, इन सब चीज़ों को अपने कब्जे में किया, इस पर अनेक्सेशन किया। अनेक्सेशन का मतलब होता है लड़ाई के बाद अपने देश में उसको मिला लेना, और इसके अलावा इसने लाहौर को भी अपने देश में मिला लिया। अब इसके बाद इसने इसके साथ में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं जिसमें इसने युद्ध किया, उसमें से इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 119 एडी में इसने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, मतलब तराइन में पहला युद्ध किया। किसके साथ में, पृथ्वीराज चौहान के साथ में। ये पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध तो करता है, लेकिन क्या होता है, ये हार जाता है। मोहम्मद गौरी हारने के कारण पृथ्वीराज जो है इसके साथ में जितने भी राज्य कवर किया होता है, भटिंडा या फिर उसके अलावा सियालकोट, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं पृथ्वीराज चौहान छीन लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ये 1192 एडी में फिर से तराइन का युद्ध करता है, तराइन नाम की जगह पे फिर से युद्ध करता है, जिसमें क्या करता है, ये पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से परास्त कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के परास्त होने के बाद इनको क्या कर देता है, मोहम्मद गौरी मार देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, तुर्किश रूलर जो होते हैं उनके लिए हिंदुस्तान पे आक्रमण करने का द्वार पूरी तरह से खुल जाता है, मतलब उन्हें किसी तरह का भय नहीं हो जाता। और ऐसा कहा जाता है कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन के समय में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो आगे चलकर दिल्ली पर शासन करता है, वह उसमें कमांडर होता है। आगे चलते हैं, टैक्टिक्स ऑफ मोहम्मद गौरी जो होता है उसकी टैक्टिक्स कैसी थी, लड़ाई की टैक्टिक्स कैसी थी, वह कैसी थी। देखिए मोहम्मद गौरी क्या करता था, जब लड़ाई करने जाता था, जैसे उसने बैटल ऑफ तराइन में युद्ध किया, तो उस वक्त के समय में क्या करता था, जैसे कि राजपूत जब युद्ध करने आते थे तो उनके ऊपर चारों दिशाओं से अटैक करते थे, लेकिन राजपूत बहुत ही दमखम से उनसे लड़ते थे। लेकिन लड़ते लड़ते वो बाद में क्या हो जाते थे, बहुत ज़्यादा थक जाते थे। जब वे थक जाते थे तो ये क्या करता था, एक सेना की टुकड़ी को जो सबसे बड़ी होती थी उनको छुपा के रखता था। जब वे पूरी तरह से थक जाते थे लड़ने के बाद, तो उन सेना को लेकर वो बहुत बहादुरी से लड़ते थे, जिसकी वजह से राजपूत क्या हो जाते थे, हार जाते थे। तो ये टैक्टिक्स थी मोहम्मद गौरी की लड़ने की। राजपूत अपराइजिंग बिटवीन 1193 एंड 1198 एडी देयर वर मेनी राजपूत अपराइजिंग। 1193 से लेकर 1198 एडी के बीच में बहुत सारे राजपूत अपराइज किए, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इन सबको डाउन कर दिया या फिर इन सबको क्रश कर दिया और इनके टेरिटरीज को ऊपर अपना कंट्रोल कर दिया। दिल्ली हैज़ मेड द कैपिटल ऑफ मोहम्मद गौरी टेरिटरी इन इंडिया। इंडिया में जो क्षेत्र रहा है दिल्ली, उस पर मोहम्मद गौरी का शासन था। बैटल ऑफ चंदावर जो है, इसमें जयचंद्र जो थे इनके साथ में मोहम्मद गौरी युद्ध करता है। जो बैटल ऑफ चंदावर में क्या होता है, जयचंद के आँख में क्या करते हैं, जो तीरंदाज होते हैं मोहम्मद गौरी के, वो
तीर मार देते हैं, जिसकी वजह से जयचंद जो है अचानक एकाएक ही तुरंत ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से चंदावर में मोहम्मद गौरी को जीत मिलती है और इसकी वजह से मोहम्मद गौरी का एम्पायर जो है और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है उसका साम्राज्य। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। साथ ही साथ मोहम्मद गौरी के जो एक और कमांडर रहते हैं, इनका नाम होता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यह बंगाल और बिहार के ऊपर भी आक्रमण करता है। बिहार में जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसको बुरी तरह से तोड़ फोड़ के इसके अंदर जो भी किताबें लिखी थी इसको बुरी तरह से जलाने के पीछे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी रहा है, जिसने पूरी तरह से नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। और इसके अलावा इसने नादिया और बंगाल यह जो नादिया नाम की जगह है बंगाल में, और जो बिहार के पार्ट है, इन सब जगहों पर कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे लिखा है मोहम्मद गौरी की डेथ कैसे होती है। मोहम्मद गौरी जब भारत के ऊपर अपने साम्राज्य को फैला रहा होता है तो जो अफगानिस्तान होता है, अफगानिस्तान की ओर तक सेंट्रल एशियन की ओर से युद्ध करते हुए उसके जगह तक उसके देश तक पहुँच जाते हैं। जो गजनी जो गौरी नाम की जगह होती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है, इंडिया से रिटर्न होना पड़ता है। बिहार बंगाल के ऊपर आक्रमण करने के बाद जब वह रिटर्न होता रहता है तो बीच रास्ते में ही वह एक जगह पर नमाज़ पढ़ने के लिए उतरता है, और शाम के समय में जब वह नमाज़ पढ़ रहा होता है तो सिया मुसलमानों के द्वारा और खोखर्स के द्वारा, खोखर्स जो है वो पंजाबी जट से रिलेटेड हैं, सिया और खोखर्स के द्वारा क्या किया जाता है, इसे मार दिया जाता है, इसका गला उड़ा दिया जाता है। और इसके बाद क्या लिखा है, मोहम्मद गौरी जो है इसे तुर्किश एम्पायर का रियल फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि इसने ही अपने समय में जो नॉर्थ इंडिया साइड का जितना भी क्षेत्र है बंगाल साइड का, इन सब जगहों को उसने जीता और साथ ही साथ उसने अपने देश में मिला लिया। तो इस तरफ से राजपूत की जो टेरिटरी है उसको क्या कर दिया, राजपूत टेरिटरी को क्रश करके उसने अपने जगह में मिलाया। तो यह पूरा द अरबन तुर्किश इन्वेशन के बारे में है। तो आई होप अगर आपके लिए लेक्चर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए लेसन के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।